आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बारिश से डूबी चेन्नई, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब कुछ ठप। 72 घंटे तक आसमान से आफत बरसने की चेतावनी। राजीव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जेल में ही रहेंगे पूर्व पीएम के हत्यारे। केंद्रीय कानून से सजा पाए दोषियों को माफी का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास। द्वारका मंदिर में जाति पूछने वाले बयान पर घिरी कुमारी सैलजा, विजिटर बुक में की थी मंदिर की तारीफ, राज्यसभा में बवाल। और वीके सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर लोकसभा में कांग्रेस का हंगामा, नाराज पीएम मोदी ने छोड़ा सदन। तो क्या मोदी राज में महंगाई बढ़ी है? हमारा आज का सीधा सवाल यही है। और जायसवाल साहब, ब्रेक के बाद क्या हम इस पर भी बात कर लें कि नरेंद्र मोदी चुनाव में ये कहते थे, अपनी चुनावी रैलियों में ये कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था कि ये बात अरहर की दाल के लिए कही जा रही थी। नहीं, उन्हें तो पता नहीं होगा ना, क्योंकि उनके जमाने में 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्हें कैसे पता चलेगा? अभी मैं एस्टिमेट कमेटी का मेंबर हूं, बिल्कुल साधारण सी बात बताता हूं। जो यूरिया कांग्रेस के राज में $850 टन खरीदा जाता था, वो हम $250 टन खरीद रहे हैं। तो इनको आदत है खाने नहीं दूंगा का मतलब नहीं। लेकिन जायसवाल साहब, ये बीजेपी के ही नेता थे ना, जो 70 रुपए अरहर की दाल हो गई थी तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया था। 50 रुपए प्याज बिक रही थी तो प्याज की माला डालकर संसद में चले आए थे। ये बीजेपी के ही नेता तो थे जो यूपीए सरकार पर हमला बोल रहे थे। अब यही सारी चीजें हो रही हैं तो आप कह रहे हैं कि कुछ कमोडिटीज के दाम बढ़ गए तो उसको इश्यू ना बनाया जाए। नहीं, मैं इशू बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। इशू नहीं बनाना तो अपनी जिम्मेवारी से भागना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इशू नहीं बनाइए। जो इशू है वह है और इसको मानना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक उसको दूर कैसे कर सकते हैं। हाँ। यह सचमुच में इशू है कि दाल की कीमत हर हालत में कम होनी चाहिए। सरकार जितना इंपोर्ट कर रही है, मुझको लगता है कि अगर आढ़तिये ले रहे हैं तो सरकार को और इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए। दिक्कत क्या है कि दाल के मिलने की जगह बहुत लिमिटेड है। हमारा ज्यादातर दाल बर्मा से आता है, कुछ और जगहों से आता है, और ये इतने छोटे इलाके हैं कि इनसे आप सोचिए कि अनलिमिटेड सप्लाई। प्रोफेसर खन्ना, आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो दिक्कत है वो दाल के साथ ही है, या फिर तमाम चीजों के दाम आप देख रहे हैं बढ़ते हुए, महंगाई बढ़ते हुए? देखिए, ये जितने भी खाने पीने के सामान हैं, चावल और गेहूं को छोड़ के सारा खुले बाजार में है। यानी कि सप्लाई और डिमांड की सिचुएशन जो है वो ओपन मार्केट की सिचुएशन है। सरकार का इंटरवेंशन ना के बराबर है। कभी कभी वो अगर इंटरवीन करती है तो उस पर लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ता है। और मार्केट को कोई सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई है आज तक। हाँ। क्योंकि सप्लाई अगर कम होगी तो दाम बढ़ेंगे, और डिमांड बढ़ेगा तो दाम बढ़ेंगे, और यदि उसके ऊपर अंकुश लगाएंगे तो कालाबाजारी हो जाएगी जी। तो मार्केट की ये जो स्वभाव है, इसको राजनेताओं को समझना चाहिए। हाँ। और केवल एक ही तरीका है उसको कंट्रोल में करने का कि आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकें कि भाई फलानी चीज में कमी होने के आसार हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर हम इंतजाम आज ही कर लें। ये नहीं कि भाई आज दाम बढ़ गया तो अब ये इंपोर्ट शुरू करो। जब तक इंपोर्ट का माल आएगा तब तक पब्लिक तो लूट चुकी होगी। इसलिए हमारे देश में खाद्य सामग्री के दामों पे अंकुश लगाने के लिए एक नीति होनी चाहिए, जिसके तहत केंद्रीय सरकार प्रदेश सरकारों के साथ सलाह करके एक मत बनाए और उस नीति को सभी सरकारें एक साथ मिलकर इंप्लीमेंट करें। और ये तभी होगा जब सर्वसम्मति राजनीतिक दलों में हो। अभी तो जीएसटी पे सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है, तो दालों की बात तो दूर है। आलोक शर्मा जी, ये क्यों होता है? सरकारें हमेशा देर से क्यों जागती हैं? लेकिन कालाबाजारी तो हुई है। जो हम आंकड़े देखें तो 1,33,000 टन जो दाल थी वो जब्त की गई, कालाबाजारी करके रखी गई थी। यानी सरकार ये जो कह रही है, ये अपने आप में इसको आप खारिज नहीं कर सकते। कालाबाजारी की वजह से भी तो दाम बढ़ सकते हैं। देखिए समीर भाई, बिल्कुल एक कारण है कालाबाजारी जो है
वो एक कहीं ना कहीं जो कीमतें हैं उनको बढ़ाने में काम आता है। खन्ना साहब ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं, लेकिन आप देखिए कालाबाजारी कहां पर थी, कहां छापेमारी हुई, और आज भी पटना से जो है ज्यादा कीमत अगर दाल की देखें तो मुंबई में है। तो भाजपा के जितने दावे हैं ये तो सारे खोखले हैं ही। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि रुपये वर्सेस डॉलर भी गिर गया, तो उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे रुपए की कीमत गिरी है, क्या उसको केंद्र सरकार को नहीं जानना चाहिए? बात आई यूरिया की, मैं समझता हूं पोटाशिक और अमोनिक जो दोनों फर्टिलाइजर्स हैं वो वर्ल्ड मार्केट में इस टाइम पिटे पिटे घूम रहे हैं। उसके बावजूद हरियाणा में थाने में लाइन लग के यूरिया बिका, शायद सांसद महोदय को मालूम नहीं होगा। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पिछले 1.5 साल के अंदर 300% रेट बढ़े हैं, अगर नहीं बढ़े हो तो बता दीजिए। धान आज 1500 रुपए में जो 5000 रुपए किलो बिका था, 1500 रुपए में हरियाणा में बासमती चावल खलियानों में सोनीपत और पानीपत की मंडियों में पड़ा हुआ है। एफसीआई माल नहीं उठा रही है। आप देखिए कि धान की कीमत किसान को तो 15 रुपए मिल रही है और मार्केट में 60 रुपए बनी हुई है। तो जमाखोर कौन है? हरियाणा पंजाब में किसकी सरकार है? मैं समझता हूं केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। बिहार चुनाव हार गए हैं, वहां से पीछा छूट गया इनका। अब इनको सरकारों को अपने कार्यालयों में बैठना चाहिए, मंत्रियों को, अब स्टूडियो में नहीं जाना चाहिए मंत्रियों को। मैं समझता हूं कि इनको अब जिस तरह की जो कदम उठाने चाहिए वो उठाने चाहिए। यही लोग तो सोशल मीडिया पे नीलम जी, क्या वाकई जिस तरह से अंतिम वाक्य अभ्यास भाई में पाकिस्तान और बांग्लादेश से रेट की तुलना करते थे, आज दाल पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में हिंदुस्तान से सस्ती है। बीजेपी के सांसद महोदय जवाब देंगे। वो स्वामीनाथन कमेटी जिसके ऊपर पूरा चुनाव लड़ डाला, स्वामीनाथन कमेटी का पूरे 1 घंटे की डिबेट में संजय भाई ने नाम तक नहीं लिया। मैं समझता हूं केंद्र सरकार एक आर्थिक इमरजेंसी की तरफ जा रही है। इनको नीलम जी, लेकिन आपने जिस तरह से पहले जिक्र किया कि जो एक आम आदमी का, आम गृहिणी का जो बजट है वो बिगड़ चुका है, जो जरूरी चीजें हैं वो महंगी मिल रही हैं और इसलिए ऐसा लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है। आपको लगता है कि जो महंगाई घटाने का वादा था ये भी एक सिर्फ चुनावी जुमला ही था? ऐसा प्रतीत होता है क्या? देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते चुनावी जुमला था, हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो, क्योंकि हमारे देश में जितना कि मैं इतनी देर से बहस में सुन रही हूँ कि जैसे अपोजिशन जो भी पार्टी होती है, अगर कोई पार्टी अगर सीट पे है XYZ, वो कोई भी पार्टी है, और अपोजिशन वाले बजाय उनमें कमियां निकालने के लिए अगर काला बाजारी जो लोग करते हैं उनको पकड़वाने में करें, उनको सपोर्ट में करें, क्योंकि ये देश के हित की बात है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। बस वो क्या करते हैं, जमाखोरी हो रही है तो तुम और कर लो, फिर हम सरकार पे लांछन लगाएंगे। जहां तक हमारा जो तजुर्बा कहता है, बजाय मतलब दूसरी सरकार को नीचा दिखाने में वो ध्यान ना लगा। गुलाम रसूल साहब, क्या ऐसा ही हो रहा है क्या? क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है पार्टियों के बीच में? मंशा किसी की नहीं है कि महंगाई को सही मायने में रोका जाए, जो आम आदमी है उसको थोड़ा फायदा हो, भटकाने की है उनकी मंशा। बस ऐसा है कि अभी जो मैम कह रही थी जी कि अपोजिशन को लोगों को चाहिए था कि पकड़वावें, तो अपोजिशन के लोग बता रहे हैं कि फला जगह में कालाबाजारी हो रही है। अपोजिशन के लोगों ने कहा, मीडिया के लोगों ने कहा गुजरात में दाल का स्टॉक रखा गया है, कालाबाजारी की जा रही है। बताया गया मुंबई में दाल का स्टॉक है और सरकार ने एक्सेप्ट किया। आखिर इस तरह से अपोजिशन को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, जैसे अपोजिशन कोई चीज नहीं हो। गुलाम रसूल साहब, इसी को तो आरोप प्रत्यारोप कहते हैं कि वो कहते हैं कि बिहार में कालाबाजारी हो रही है, आप कहते हैं गुजरात में कालाबाजारी हो रही है। ज्यादा बुरा हाल होता। अब मैं आपको बता दूं कि महंगाई को कंट्रोल करना सभी मिलकर करना नहीं। अब वो बता दे कि बिहार में कहां दाल का स्टॉक पकड़ा गया है, अब वो बता दे कि कहां यूरिया का स्टॉक पकड़ा गया है, अब वो बता दे कि बिहार में कौन सा स्टॉक पकड़ा गया जो मार्केट में करेंसी से। ये सब बिला वजह की बातें नहीं करनी चाहिए। और हमारे जो भाई जायसवाल साहब कह रहे थे कि बलियाबी मत भूलो, अभी मैंने इतना करोड़ रुपया दिया है आपको रेल में, तो मैं पूछना चाहता हूं भाई जायसवाल जी से कि आपने कोई नई चीज नहीं दी है। वो सारी पहली योजनाएं जो हैं उसको अगर आप क्लियर कर दें। यही प्रधानमंत्री ने कहा था विधानसभा चुनाव से पहले 125 करोड़ रुपया बिहार को दे रहा हूं, बोली लगाए थे, इतना अपमानित किए थे, जबकि वो सारा पैसा पहले से 1 लाख करोड़ आपको पहले की योजनाओं का सुकृत था, वो नहीं दिए। 12,000 जवाब दीजिए। स्पेशल पैकेज में मिलता था,
उसमें से एक पैसा नहीं दिए। क्या मैं जवाब दूं? उसी आपदा का जो पैसा ये था खुद बोल रहा है कि उसमें भी पहले एक की पैसा योजनाओं का नहीं था तो दिए। पहले ये नीतीश कुमार कांग्रेस की महानता सरकार थी, इनकी जो महागठबंधन उन्होंने की सरकार बिहार थी, को इनकी डूबने महागठबंधन नहीं की दिया। सरकार इनको जो क्यों लोग नहीं दी, डुबाना ये ज्यादा चाहते अच्छा थे बताएंगे। उनको बिहार वालों ने डुबा सवाल दिया। यह है कि कालाबाजारी कहीं भी हो सब जगह होती है। ये मैं कहूं कि बिहार में नहीं होती और महाराष्ट्र में होती है और महाराष्ट्र में नहीं होती, बिहार अब में तो आप होती दे है। दीजिए भाई ये साहब। बात गलत है। अब जो तो आप दे कालाबाजारी दीजिए। करने वाले हैं वो सब जो जगह 125 करते हैं, करोड़ बोल पर कर यह आए थे, वो राज्य तो दे सरकारों दीजिए। की मंशा प्राइम मिनिस्टर ने 125 करोड़ नहीं 1.25 लाख करोड़ जायसवाल जी, की बात है। लेकिन रैली में लेकिन सवा केंद्र लाख सरकार और करोड़। तमाम राज्य सरकारों के बीच समन्वय बनाकर चलना और अपना मैसेज उन तक पहुंचाना, ये भी तो आपका काम है ना। अगर आप सीधे सीधे आरोप लगाएंगे तो ऐसे कैसे होगा? करोड़ मत बोलिए। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र ने छापे मार के हजारों टन दाल पकड़ा, मध्य प्रदेश ने छापे मार के हजारों टन दाल पकड़े, अगर हिंदुस्तान के बाकी राज्य भी ऐसा तो है नहीं कि कालाबाजारियों की जगह फिक्स है कि ये इस प्रदेश में रहेंगे दूसरे प्रदेश में नहीं रहेंगे। अगर कालाबाजारी कोई चीज होती है तो पूरे हिंदुस्तान के स्तर पे होती है। और नहीं जायसवाल जी, कालाबाजारी तो एक वजह हो गई ना। अब पहले आयात करने की बात थी, वो क्यों नहीं किया गया? समय से क्यों नहीं जागी सरकार? इस सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, जो स्टॉक की बात थी, स्टॉक हम लोग को लग रहा था कि पूरा स्टॉक है, लेकिन जो आढ़तिये हैं और कालाबाजारी उन्होंने बहुत बड़ा कर लिया। हाँ। मैं इसमें मानता हूं कि दाल की कीमतें बढ़ी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है और सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है। अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट और करेंगे। दिक्कत क्या है कि दाल एक ऐसी फसल नहीं है जो पूरे विश्व में होती हो। जायसवाल जी, यही बड़ा सवाल यही है कि मसला सिर्फ दाल का नहीं है। पिछले महीने की बात करें, प्याज तकरीबन 100 रुपए किलो हो गई थी, टमाटर 60 रुपए किलो हो गया था। गैस सिलेंडर के दाम में आप एकदम से 65 रुपए का इजाफा कर देते हैं। कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, तमाम चीजें 70 रुपए तक आते आते हम लोगों ने प्याज के दाम फिर घटने शुरू कर दिए थे। पिछली बार याद कीजिए 120 तक गया था। हाँ। अभी 70 रुपए के बाद फिर प्याज के दाम घटने शुरू हो गए। 100 रुपए कभी प्याज का दाम नहीं गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रयास सरकार कर रही है, हमारी सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है। आज 1.5 साल में कोई एक घोटाले के बारे में हमारे बारे में उंगली नहीं उठा। आलोक जी, जायसवाल जी सीधा जवाब यही दे रहे हैं कि पहले की सरकार जो थी वो चीजों को कंट्रोल ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसलिए बेतहाशा महंगाई बढ़ रही थी। आज वैसे हालात नहीं है, आज मोदी सरकार सब कंट्रोल कर ले रही है। मैं तो वही कह रहा हूं कि 2 साल पहले के तमाम आंकड़े आप उठा लीजिए। हाँ। रेल के भाड़े से लेकर तमाम चीजें जो आम आदमी से, गरीब आदमी से जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें तो बढ़ी हैं। कौन सी चीज घटी है? मैंने 4 बार जायसवाल साहब से बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप 4 आइटम बता दीजिए जो सस्ती हुई हो। उन्होंने एक आइटम नहीं बताया। दूसरी बात उन्होंने अभी कही कि साहब हम तो प्याज के दाम नीचे ले आए थे। अरे भाई, दाम नीचे आ गए तो हम ले आए थे और बढ़ गए तो मौसम की मार हो गई। अगर पहले कांग्रेस की सरकार थी तो आप संसद में सुषमा स्वराज क्या कहते थे कि या तो महंगाई कम करो या सत्ता छोड़ो। आज क्या कह रहे हैं कि साहब बर्मा में दाल पैदा नहीं हुई इसलिए हम यहाँ पर दाल नहीं इंपोर्ट कर पाए हैं। पहले क्या कहते थे कि दिल्ली में बैठी सरकार में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान आज क्या हो गया कि आज ISI में प्रॉब्लम नजर आती है। तो ये जो दोहरा चरित्र है इनका, ये समझ नहीं आया आज तक। मैंने कहा 4 कदम बता दीजिए आपने महंगाई कम करने के लिए, आपने एक कदम नहीं बताया कि केंद्र सरकार ने कोई टैक्स कम किया हो। पूरे का पूरा होलसेल प्राइस इंडेक्स कम हो गया, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। GST की बात आई, GST आप 27% रखना चाहते हैं, 27% हो गया तो गरीब आदमी और मर जाएगा। मैं समझता हूं बीजेपी की सरकार आर्थिक और अभी 250% है, विफल हो चुकी है। प्रोफेसर खन्ना साहब, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, क्या वाकई ऐसा होता है? क्या जनता के सामने गलत तस्वीर रखी जाती है? क्या महंगाई को सिर्फ मुद्दा बनाकर जनता के सामने पेश किया जाता है, लेकिन असल में सारी सरकारें एक जैसा ही काम करती हैं? ऐसा है क्या? ये चरित्र सरकारों का नहीं है, ये चरित्र नेताओं का है कि वो लुभावने वादे लेकर और पब्लिक को लुभाकर वोट लेना चाहते हैं और वोट लेने के बाद जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर सोचते हैं हम क्या करें। पहले ना उन्होंने सोचा होता है, ना उनके पास सोल्यूशन होती है और फिर सरकारी एम्प्लॉइज की अकलमंदी को इस्तेमाल करके वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पब्लिक को सतर्क रहना चाहिए कि भैया इनके सहारे रहोगे तो लुटोगे। ठीक है, आप अपना इंतजाम कर लीजिए, अपना बजट संभालिए। हाँ। और ये लोग जब इनको अपनी लड़ाई से फुर्सत होगी और बैठ के ये अपना सुलह करेंगे, उसके बाद कोई फैसला होगा तो इम्प्लीमेंट होगा।
हाँ। और यही आप अभी फिलहाल तो इतनी डिमांड कर दीजिए कि जिस दाम पे सांसदों को संसद की कैंटीन में खाना मिलता है उस दाम पे हमको भी मिल जाए तो क्या बात है। मैं इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। सांसद जो कैंटीन है उसके बारे में बहुत बार मीडिया चैनल्स पे एक बात आती है। हाँ। देखिए सांसद तो 3-4 जब सेशन होते हैं, मैं जबकि सांसद नहीं हूं, बड़े अदब से लाइव इंडिया के दर्शकों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जिस समय पर ये इसके दाम कम रखे गए, सब्सिडाइज जो दाम रखे गए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लगभग 1500 कर्मचारी 24 घंटे रहते हैं और वो लोग भी वहीं पर खाना खाते हैं। मैं समझता हूं इसको बहुत थोड़ा संजीदगी से विषय को लेना चाहिए, केवल नेताओं को आरोपित कर देने से ही काम नहीं चलेगा। चलिए ठीक है जायसवाल जी, आपसे जानना चाहूंगा, मैं एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चुनावों के वक्त का वो इंटरव्यू था जिसमें एफसीआई जो है वो बेड़ा गर्क कर रहा है, ये बात उठाई गई थी और बाकायदा पीएम मोदी की तरफ से ये एक सुझाव दिया गया था कि इसको 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक हिस्सा प्रोक्योरमेंट देखे, एक हिस्सा स्टोरेज पर कॉन्सेंट्रेट करे और तीसरा हिस्सा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देखे, तभी जाकर हालात को संभाला जा सकता है। ये एक उपाय उन्होंने सुझाया था जिससे हम महंगाई को कंट्रोल में कर सकते हैं, चीजों को कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन आज 18 महीने गुजर जाने के बाद इस दिशा में हुआ तो कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये सब पॉलिसीज डिसीजन आप एक बार में समझिएगा कि सब कुछ हो जाए, इस पर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा फॉर्मुलेशन हो रहा है। इतना ही नहीं, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना है, कैसे पंचायतों में किसानों को कम कीमत पर सिंचाई सुविधा। नहीं जायसवाल जी, उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या ये लॉन्ग टर्म प्लान है, तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं ये शॉर्ट टर्म प्लान है, ये तो तुरंत कर देना चाहिए। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि 18-19 महीने गुजरने के बाद भी ये अमल में नहीं लाया गया। इसको लेके भी चर्चा हो रही है, इसको लेके भी चर्चा हो रही है। और आलोक जी का मैं धन्यवाद दूंगा। मैं सांसद के तौर पे एक बात बताना चाहता हूं, जो सांसद कैंटीन की इतनी सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हाँ। केवल 9% खाना सांसद खाते हैं, 91% जो सांसद का पूरा डाटा निकाला गया सांसद के कैंटीन का, वह दूसरे लोग खाते हैं। तो कम से कम यह पब्लिक को भी जानना चाहिए। जायसवाल जी, लेकिन आम आदमी का घर कैसे चले, सवाल यहाँ पर तो ये है। नहीं, बिल्कुल है और हमारी जिम्मेवारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेवारी होती है कि आप कैसे महंगाई को रोक सके, चाहे वह दाल हो, चाहे 2-3 चीजों में दाम बढ़े हो। तो ये मैं नहीं कहता कि ये दाम बढ़ गए तो कोई इसमें बात नहीं। नीलम जी, क्या इस बात से सुकून होता है कि महंगाई दर घट रही है? हम लोग सरकार के तरफ घर का बजट संभालने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, और क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि महंगाई दर घटी है एनडीए सरकार में? एक बात बोलना चाहूंगी, अगर सरकार के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, जरूरी नहीं है कि सारे ब्रेन नेताओं के पास है। आम जनता में से भी बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर आती हैं कि शायद वो सजेशंस आपके काम आ सके, शायद, लेकिन आप वो सजेशंस लेना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हम इस पदवी पर हैं तो ये बिलो लोगों की हम क्यों उनका सोल्यूशन हम लें। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी लोगों की तरफ से कि अगर एरिया वाइज रेट तय कर दिए जाए कि प्याज का रेट अगर 30 रुपए किलो है तो वो उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, हो सकता है दिल्ली में कोई चीज मद्रास से आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, सब चीजों का एक बजट बना के एक अगर आप लोग एक फिक्स रेट कर देंगे कि इस रेट से ज्यादा कोई भी सामान बेचेगा तो वो गैर कानूनी होगा। जब तक ऐसे खाने पीने की चीजों पे आप कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने नोटिस किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से लोगों को अब लूटा जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो वैसे भी है, जो भी दाल है, इट मींस हम पहले वैसे ही दाल खा रहे थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से 200 रुपए दाल, लेकिन एक आम किसान को लगता है कि वो 200 रुपए दाल बिक रही है, उसको ये नहीं मालूम कि उसका ब्रांड का भी पैसा लग रहा है उसमें, ये सब, वो भी फटाक से 200 रुपए सोचता है मेरा भी महंगा। बिल्कुल, मॉल्स का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा, मॉल्स में 275 रुपए 300 रुपए तक अरहर की दाल बिक रही है। तो उस चीज में क्या होता है, आम बजट में, घर के बजट में, रसोई तक आते आते वो सामान इतना हो जाता है कि तनख्वाह मिलते ही सबसे, आज की डेट में हम लोग भी अगर हम एक दूध लेते हैं कि अगर हम 50 रुपए लीटर का दूध कई बार आता है, हम अपनी मेड को देखते हैं कि ये क्या कभी दूध पीते होंगे, ये हमारे मन में भी सवाल आता है कि जब हम सोच कर पीते हैं कि नहीं 2 ग्लास नहीं लेना है, बच्चों को इतना देना, हम इतने मतलब इतना सोचने पे मजबूर हो गए, जो हमारी मेड है या जो एक जैसे थोड़े से लाइन में आ जाते हैं, उन लोगों का क्या हाल होता होगा? यूपीए के टाइम पर जो कदम उठाए जाने थे वो उठाए गए ना, आज उठाए जा रहे हैं। हालात बदलेंगे कैसे? देश की आम जनता को, आम आदमी को राहत मिलेगी कैसे? जब तक समीर भाई 2 चीजें आई थी यूपीए के समय में, जो सोशल सेक्टर का, हेल्थ सेक्टर का, रूरल डेवलपमेंट, मनरेगा,
ये तमाम बजट बढ़ाए गए थे। इन बजट बढ़ने से कहीं ना कहीं गरीब आदमी को उसके घर पर रोजगार मिलना शुरू हुआ था, उसकी परचेजिंग पावर को एम्पावर किया गया था। हाँ। लेकिन उसके बाद जाते जाते हमने एक और बहुत अच्छा हम बिल लेकर आए थे जिसको कहा गया था फूड सिक्योरिटी बिल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फूड सिक्योरिटी बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फूड सिक्योरिटी बिल अगर आता है तो मैं समझता हूं एक लॉन्ग टर्म जो एक सॉल्यूशन है महंगाई को रोकने का, उस दिशा में हम बढ़ सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ाती चली जा रही है। जब आए थे तो कहा कि साहब खजाना खाली है, लेकिन बाद में जब इनके मंत्री महोदय का बयान आया कि अभी तो हमारे पास 3 साल के भंडार हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तब जनता को पता चला रहे कांग्रेस तो 3 साल के भंडार छोड़ के गई है। अब 3 साल के भंडार थे तो फूड सिक्योरिटी बिल को डिले क्यों किया गया? जो पीडीएस सिस्टम था उसमें हमने जो अंगूठा लगाकर और उंगली के निशान से जिसको बायोमेट्रिक सिस्टम कहते हैं वो हमने प्रारंभ किया था, उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो पीडीएस सिस्टम की कालाबाजारी रुकती, फूड सिक्योरिटी बिल से गरीब आदमी को खाने को मिलता, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट फोर्सेस हावी हो जाती हैं महंगाई को बढ़ाने में, उन पर लगाम लगती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बिहार का चुनाव मेडिसन स्क्वायर से एड्रेस कर रही थी, उनको चुनाव के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अब वो सत्ता पक्ष में देश को चलाएं। प्रोफेसर खन्ना, जो रेलवे की एग्रीकल्चर पॉलिसी है, क्या उसमें भी बदलाव की जरूरत है? क्योंकि चुनाव के वक्त ये बात भी नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी कि एग्रीकल्चर पॉलिसी बदलना चाहिए। अगर मार्बल आ रहा है और टमाटर आ रहा है तो मार्बल पहले आएगा पहले जाएगा, ये नीति बंद होनी चाहिए, पहले टमाटर को तरजीह मिलनी चाहिए, यानी जो एग्रीकल्चर से जुड़ी चीजें हैं उनको तरजीह मिलनी चाहिए। ये भी हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई पॉलिसी तो बनी नहीं अब तक। देखिए, जो भी नई सरकार के बनने के बाद कोई बड़ी नीतियों में परिवर्तन नहीं आया। वही नीतियां हैं जो यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय में चली आ रही हैं। कोई मूल चूक परिवर्तन नई सरकार ने किया नहीं है। और यदि वो कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसका जो मसौदा है वो पब्लिक के सामने लाएं। अब तक तो आए नहीं, 18 महीने हो गए हैं, ना एग्रीकल्चरल पॉलिसी में आया है ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आया है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है तो वही है जो मनमोहन सिंह के टाइम से चली आ रही है जी। तो जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है वो तो यूपीए की चल रही है इस समय, क्योंकि एनडीए और बीजेपी की अपनी इकोनॉमिक फिलॉसफी तो है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जब भी किया कांग्रेस का विरोध किया। और अब जो कांग्रेस ने स्कीमें बनाई हुई थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, उनको उन्हीं को इंप्लीमेंट करे जा रहे हैं। तो अब ये नई पॉलिसी लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं, बताएं। जायसवाल जी जवाब दीजिए, क्या आप यूपीए की इकोनॉमिक पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहे हैं? तो देखिए, यूपीए की इकोनॉमिक पॉलिसी की बात नहीं है। अब जैसे जीएसटी की बात ले लीजिए, कांग्रेस कहती है ये मेरे समय का था। उस समय जो भी कंज्यूमर स्टेट्स थे उनको मंजूर था, लेकिन जो प्रोड्यूसर स्टेट थे वो चाहते थे कि हमारा जो घाटा होगा उसका क्या होगा। हम आए तो हमने उन सभी को गारंटी दिया कि अगले 3 साल के भीतर अगर आपको किसी तरह का भी नुकसान होता है तो यह केंद्र सरकार देगी। अगर यह इतना छोटा सा स्टेप कांग्रेस ने उस समय ले लिया होता तो आज जीएसटी बिल कब का पास हो चुका होता। तो हम एक तरफ कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसकी गारंटी के साथ कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में कोई भी लॉन्ग टर्म योजनाएं बनती हैं, हम लोग जो भी अभी पॉलिसीज ला रहे हैं, बहुत जैसे अभी अगर आप किसानों की ही बात ले लें तो अब जो मुआवजा का था वो 33% से हमने बढ़ा के 50% कर दिया। उसके अलावा भी बहुत सारे चेंज किए जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। प्रधानमंत्री यानी लॉन्ग टर्म में इसके नतीजे दिखेंगे। आप कह रहे हैं सरकार ने जो कदम उठाए हैं। बिल्कुल गुलाम रसूल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है, अब ये बहस सोल्यूशन की हम बात कर लें। आपके हिसाब से मौजूदा हालात में सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आम आदमी की तो कमर टूट रही है महंगाई से। कट गया। गुलाम रसूल साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आलोक जी, इस सवाल का जवाब देना चाहें अगर आप। देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जी। फूड सिक्योरिटी बिल जो है उसको तुरंत बिना किसी विलंब के लागू किया जाए। जो सरप्लस स्टेट्स हैं, जो डेफिशिएंट स्टेट्स हैं, उनके लिए एक पॉलिसी बने। आपने एग्रीकल्चर लैंड यूज पॉलिसी बने, जैसा कि आपने उठाया सवाल, लैंड यूज पॉलिसी भी बने और एग्रीकल्चर लैंड यूज पॉलिसी भी बने। और जहां तक बात किसानों की है, किसानों को अगर आप एम्पावर नहीं करेंगे,
क्योंकि हमारी जनता आज भी 60 से 65% गांव में रह रही है। उनकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? तो एक साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल। बीजेपी को तमाम फ्रंट्स पर काम करना होगा, केवल भाषण देने से देश नहीं चलेगा। बिल्कुल। नीलम जी, सोल्यूशन क्या हो? सलूशन यही होगा इसका कि सारी सरकारों को मिलकर हमारे देश के लोगों के बारे में और एक घर के बजट के बारे में, स्पेशली जो खाने को सबको रोटी मिले, रोटी कपड़ा मकान तीनों को मिले। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें, लाखों करोड़ों अरबों की बातें, क्योंकि हमारी आधी जनता को तो इतने करोड़ों और अरब लिखने भी नहीं आते। उन्हें सिर्फ इतना पता है सुबह की रोटी में हमारे को क्या बनना है, बिल्कुल सही बात है। बहुत कम समय हमारे पास रह गया। गुलाम रसूल साहब, जल्दी से आपका कमेंट, सोल्यूशन क्या हो आपके हिसाब से? ऐसा कि जो एग्रीकल्चर की बात हो रही है, मैं याद दिला दूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक कृषि रोड मैप तैयार किया था। और उसको देश के राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने जो उसको देखा है और उसका विमोचन भी किया है। मोदी सरकार के लोगों से मैं कहूंगा कि कम से कम उस कृषि रोड मैप को देख लीजिए तो बहुत सारी समस्याओं का निदान, तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। प्रोफेसर खन्ना साहब, 30 सेकंड आधारित बिहार में लागू करके नहीं रहना पड़ेगा। हमारा किसान इतना पैदा कर देगा। गुलाम रसूल साहब, आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या है? बहुत संक्षेप में। कुछ नहीं किया है। देखिए, सरकार को इन्फ्लेशन से रिलेटेड अरे तो दे चुके हैं, आपके पास रखा हुआ है। सरकार प्रदेश सरकारों की सलाह से सर्वसम्मति से पारित करे और फिर सभी सरकारों को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो इस पॉलिसी को कोऑर्डिनेटेड रूप में इम्प्लीमेंट करें, ताकि कभी भी आम आदमी के खाने पीने की चीजों को पर अगर महंगाई बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल समय रहते करें वो, और सरकारी तंत्र बनाएं जिससे कि वो समय से पहले इंपोर्ट करना है इंपोर्ट करें, या और कोई प्रोडक्शन बढ़ानी है बढ़ाने, उसके प्लान्स बनाएं ताकि लोगों को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खन्ना। नीलम शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम रसूल साहब, आपका भी शुक्रिया। आलोक शर्मा जी और संजय जायसवाल हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बड़ी बहस का लबोलुआब यही है कि आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। एक नेक नियति के साथ, ईमानदारी के साथ महंगाई पर काबू पाने की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर यह कदम उठाना पड़ेगा। आज बस इतना ही। नमस्कार। समंदर बन गया शहर। 100 साल में पहली बार ऐसी मां। कुदरत का कोड़ा। डूब गई चेन्नई आज रात 8 बजे। पापा की कुर्सी, बेटे का फायदा। 26 लाख में 200 करोड़ का खेल। कार्तिकी कालीडी आज रात 9:30 पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं।
हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।